हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे रीजनिंग। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके ऊपर है, वो है एसएससी जेई के लिए जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत अच्छा रोल अदा करता है एग्जाम के अंदर जीके वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं आज से आपको पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग तो मैं पढ़ाता ही हूँ, इसके साथ में मैं जीके वाला पोर्शन भी लेना चाहता हूँ। और जीके के अंदर मैं वही टॉपिक उठाऊंगा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर। ठीक है, पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स का जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है अपना मौलिक अधिकार। जैसे तुम देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे चलना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, परिवार रखना, किसी भी धर्म को अपनाना, ये सभी अधिकार व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इन अधिकारों को क्या होता है, लिखित रूप दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया हो, ठीक है, संरक्षण प्रदान किया गया हो, तो जो सामान्य अधिकार होते हैं वो क्या बन जाते हैं, आपके मौलिक अधिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखो मेन चीज की बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो मौलिक अधिकार होते हैं, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कौन से भाग में आते हैं? ये आते हैं संविधान के भाग थर्ड में। ठीक है, देखो संविधान के भाग की मैंने ट्रिक बना रखी है, वो मैंने सोर्स में डाल रखा है, आप उस सोर्स को देखो। बाकी मैं जब भाग पढ़ाऊंगा तो एक बार मैं वो ट्रिक वापस से रिवाइज कराऊंगा, पूरे के पूरे भाग है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भाग थर्ड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और जो संविधान का जो भाग थर्ड है, लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों का सूत्रपात आरंभ 1215 ईस्वी के ब्रिटिश मैग्ना कार्टा से माना जाता है। इसलिए संविधान का जो भाग थर्ड है, भाग थर्ड, उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं उसको? मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, और जो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो है आपके अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो भी लिखवाते जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन बनता है। कौन से भाग से बिलोंग करता है? भाग 3 से। भाग 3 के अंदर इसको बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा और अनुच्छेद 12 से 35। जैसे कि देख पा रहे हो, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 33 तक किया गया है। इंपोर्टेंट है। मूल संविधान के अनुसार अगर मैं भारतीय संविधान में बात करूं तो कुल कितने अनुच्छेद है? 24 अनुच्छेद है, जिसमें से 7 कितने हैं? मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब पहले स्टार्टिंग में संविधान बना था। लेकिन हुआ क्या, संविधान संशोधन हुआ 44वां। ठीक है, 44वां मतलब 4+4 कितना हो गया? ठीक है, ये 1978। देखो मैं ट्रिक को भी डिस्कस करते रहूंगा साथ ही साथ। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उस टाइम में सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। उस टाइम पे क्या हुआ, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार में आता था। ठीक है, कौन सा अधिकार था वो? कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद नंबर 31। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 31। ये कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार इसको हटा के अनुच्छेद कौन से में डाल दिया? 301 के अंदर। कौन से में? अनुच्छेद नंबर 301 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 301 के अंदर। और इसको दे दिया कौन सा अधिकार? कानूनी या संवैधानिक, संवैधानिक अधिकार। इसके अंदर इसको मेंशन कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 300A। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, इजी है। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 301 के अंदर कानूनी संवैधानिक अधिकार में मेंशन कर दिया गया। ठीक है, और इसे संविधान संविधान का भाग कौन सा? 12। कौन सा भाग? भाग 12 के अंदर, भाग 12 के अंदर कौन से में जोड़ा गया? 301 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक जो पॉइंट बताता जा रहा हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे ओनली पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आकाश सागर है। ठीक है, तो हमको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है जो एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, पहले कितने थे? टोटल कितने अनुच्छेद थे? 24। अब कितने? 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू करके और अनुच्छेद नंबर 31 के अंदर इसको हटा दिया गया, तो अब अपने पास कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6। ठीक है, और कितने अनुच्छेद है? 23। तो आपके पास 23 तो क्या है? अनुच्छेद है, और 6 क्या है? मौलिक अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक चीज पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, 6 के 6 अधिकार पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार कौन कौन से, प्लस साथ में जैसे समानता का अधिकार है, इसके अंदर कौन से अनुच्छेद नंबर कौन से लेके कौन से तक आता है। क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है, मान लो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और मान लो तुमको एग्जैक्ट 25 से लेके इतना पता है कि यार 25 से 28 के बीच में आता है, और ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास में 14,
16, ठीक है, 19 और एक दे दिया, मान लो कुछ भी 26 दे दिया, और कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो तुमको पता है कि यार धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, वो 25 से लेके 28 तक आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम ये आंसर लगा दोगे बिना सोचे समझे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक अधिकार के बारे में पता तो होना ही है, साथ के साथ तुमको अनुच्छेद भी याद होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा नंबर का आता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं ई एफ। ये क्या, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता अधिकार। ये है राइट टू फ्रीडम, इसका स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ई एफ ये हो गया, तो ठीक है, और शिक्षा। देखो ये हो गया आपका राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये हो गया शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया वैसे मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। और लास्ट में हो गया शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कहां से स्टार्ट है, 12 से लेके 35 तक, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था, 301 के अंदर भाग 12 में उसको मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 12 और 13 को छोड़ दो, समानता के अंदर आ जाएगा 14 से 18, ठीक है। फिर 19 से 22, फिर शोषण के अंदर 23 और 24, दो ही है, 23 और 24, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें आ जाएगा 25 से 28, और शिक्षा एवं संस्कृति के अंदर, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति में 29 और 30, ठीक है। 31 नंबर का मैंने बता ही दिया, और जो 32 है वो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बताऊंगा मैं। ये वो है जिसके अंदर इन मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाता है उस कंडीशन के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, और ठीक है, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत डायरेक्ट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो रीट जारी करता है, वो हम बाद में देखेंगे। मेनली अभी अपना मकसद है, ठीक है, ये जानना कि किसके अंदर कितने कितने कौन से नंबर पे कौन सा अनुच्छेद आता है। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो मैंने बताया कि अनुच्छेद नंबर जो 32 है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और अनुच्छेद नंबर 226 है वो होता है उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है। ये रीट क्षेत्र अधिकार में आ जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 226 में रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, इस तरह के जो 5 तरह के जो होते हैं, अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, इस तरह के रीट जारी करता है, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एक एक करके एक एक आर्टिकल को समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं एक एक आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो अनुच्छेद नंबर 12, ठीक है, मैंने बताया कि 12 और 13, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 12 तो राज्य की परिभाषा को बताता है, केंद्र की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, राज्यों की जो कार्यपालिका होती है उसकी, और व्यवस्थापिका प्लस साथ में स्थानीय निकाय की संस्था। अनुच्छेद नंबर 13 इंपोर्टेंट है कि जब अगर जैसे कानून निर्मात्री जो भी संस्थाएं होती है, हम बाद में देखेंगे ये सब चीजें, ठीक है, अगर ऐसा कोई कानून बना दे जिसमें मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कानून की असंगति की सीमा पर शून्य होगा। तो उस कंडीशन में मैंने बता दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये क्या है, अधिकार प्राप्त है। मैंने बता दिया रीट कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। विधि की परिभाषा क्या है, विधि या मैं कानून की बात करूं, विधि का मतलब होता है संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, कोई संसद अधिनियम बनाती है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश हो, वो क्या कहलाता है, आपका विधि या कानून कहलाता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 12 और 13, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इन कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर में कि अगर मान लो कि कानून मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो आर्टिकल नंबर 13 है वो क्या होगा, लागू होगा। उसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, अधिकार प्राप्त है, ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में, जो 1973 के अंदर जो केशवानंद बनाम भारती बनाम जो हुआ था, मामला हुआ था, उसमें बोला था कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। संवैधानिक जो संशोधन होता है उसको चुनौती दी जा सकती है,
ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हो, सबसे पहले बात करता हूं समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें बात करता हूं मैं अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 मतलब 14। ठीक है, तो पहला है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है, क्या थी? एक नकारात्मक अवधारणा थी। ठीक है, इसके बारे में अपन को ध्यान नहीं देना ज्यादा, बस इतना सा ध्यान रखो, विधि के समक्ष समानता। और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, यह है यूएसए से, जो कि सकारात्मक थी। ठीक है, इसके बाद समझ में आ गया विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो देश का नागरिक हो, चाहे विदेश का हो। ठीक है, ये अधिकार सब पे लागू होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बताऊं कुछ इसका अपवाद है, जैसे आर्टिकल नंबर 361, उसमें क्या होता है, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को दोनों को क्या होता है, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके तहत कुछ शक्तियां प्रदान होती है, जिसमें क्या होता है, उनके कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या किसी भी निर्णय के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मान लो उनके कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया तो किसी कोर्ट में जाके तुमने कुछ रिट फाइल कर दी, ठीक है, पिटीशन दायर कर दी, तो वो जवाबदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 ये है मेनली भेदभाव के लिए। किसके लिए? भेदभाव के लिए। भेदभाव का मतलब है, जैसे मैं बात करूं 15(1), राज्य के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन पता है, जैसे आरक्षण और मुक्त शिक्षा तक पहुंच के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, अपवाद है। ठीक है, जैसे SC, ST, OBC, EWS, ये सब आरक्षण किए गए हैं। ये क्या कर सकते हैं, कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए या पिछड़े लोगों के लिए, शैक्षणिक रूप से या महिलाओं बच्चों के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर 15(2) में बोल रहा है सार्वजनिक स्थान, शौचालय, भोजनालय आदि स्थानों पर इन 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि तुम इस जाति के हो तो तुम इस स्थान पे नहीं जा सकते हो, शौचालय यूज नहीं कर सकते हो। इन चीजों के आधार पर इसमें भी भेदभाव का निषेध है। फिर 15(3) में बोलता है कि राज्य के द्वारा महिलाओं बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। जो मैंने तुमको बता दिया, ये सब चीजें आती है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मेनली जो आर्टिकल नंबर 15 है वो है भेदभाव का निषेध। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 के अंदर 4 में बता दिया पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सामाजिक आधार पे। ठीक है, SC, ST, OBC और EWS। ठीक है, ऐसे ही 15(5) में है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के द्वारा स्थान सुरक्षित किए जा सकते हैं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर, देखो 15(6) के अंदर बता रहा हूँ, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2019 के अंदर लागू किया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था, जो आर्थिक आधार पर जो सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, SSC JEE 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 14 और 15 हो गया। ठीक है, 14 में बता दिया कि आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष क्या है, समानता। 15 है आपका भेदभाव से संबंधित। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 16। देखो 16(1) का मतलब है लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। और 16 आर्टिकल नंबर, इसके अंदर वही 103वां संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था कि जो EWS को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। ये भी वही है, लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर प्रदान कराएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान संशोधन याद रखना, 103वां संविधान संशोधन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा था? 16। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 17, छुआछूत या अस्पृश्यता का निषेध। तो यहाँ जो मेन कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन क्या होता है, आपका जो आर्टिकल नंबर मैंने 15 बताया था, वो क्या था, भेदभाव, कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 17 है वो बताता है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाना दोनों लगभग क्या है, कॉमन है, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था SSC JEE के अंदर। ठीक है, छुआछूत या अस्पृश्यता का निषेध डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, घुमा के पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसमें मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पताल हुआ, शैक्षणिक संस्थान हुए, छात्रावास में भी सार्वजनिक हितों में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। पारंपरिक या धार्मिक या दार्शनिक या अन्य आधार पर भी अस्पृश्यता को उचित ठहराना
नहीं है। अस्पष्टता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना, किसी का तुम अपमान नहीं कर सकते हो। तो जितने भी अस्पष्टता या छुआछूत से रिगार्डिंग कुछ भी टॉपिक, कुछ भी अगर लाइन लिखी हो तो बिना सोचे समझे सीधा क्या लगाना, आर्टिकल नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद फिर इसी के अंदर समता के अधिकार के अंदर, समानता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद नंबर 18 जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब यह है सेना व शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएगी। ठीक है, यह बताता है कि राज्य सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपाधियां नहीं ले सकता है। ठीक है, ये बताता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत का कोई भी नागरिक विदेश से क्या नहीं ले सकता है, उपाधि नहीं ले सकता है, उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। या फिर कोई भी विदेशी, ठीक है, जो क्या है किसी भी पद को अगर धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति है जो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, मतलब विदेशी कोई भी व्यक्ति अगर भारत में काम कर रहा है तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी अपने देश सब चीजें पता होनी चाहिए। ये हो गए आपके, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अनुच्छेद 17 इंपोर्टेंट है, 18 इंपोर्टेंट है, 14 इंपोर्टेंट है, 15 भी इंपोर्टेंट है। बस इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है यदि भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में सेवा रहता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उस देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। समझो, मतलब भारत का कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में काम कर रहा है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से उस देश से क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। और 18 तुम्हें बोल रहा है कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत में काम है कर रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना खुद के देश से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। दोनों चीज समझ में आ गई, 18(1) और 18(2). तो उपाधियों का जो भी कोई क्वेश्चन आए तो आर्टिकल नंबर 18। 17 का कोई भी क्वेश्चन आए, अस्पष्टता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष क्या है, समानता, विधि के समक्ष सभी को समान न्याय मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 15 और 16 का मैंने बता ही दिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 में मेनली भेदभाव, भेदभाव किसके आधार पे, धर्म, मूल, वंश, जाति आदि को लेकर। ठीक है, और 16 वाला सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर में समानता, अवसर की क्या रहेगी, समानता रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने बताया 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक आएगा, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, एक देख लेते हैं। 19 में क्या है, 19 का बोलता है अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग मूल संविधान के अनुसार 7 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन था, मैंने बताया था 1978। उसके अंदर क्या हुआ था, जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के 301 के अंदर डाल दिया था। कौन से में, 301 के अंदर अनुच्छेद नंबर 31 को हटा दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 19 के एक्ट वाले सेक्शन के अंदर थी ये चीजें। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर देखो, ध्यान रखना 19 के अंदर भी 6 है। कितने अनुच्छेद, 6 है। देखो, पहला 19(1) है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप बोल सकते हो कहीं पर भी बेझिझक, आप भाषण दे सकते हो, स्पीच दे सकते हो, मीडिया की स्वतंत्रता है आपको, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरनेट का यूज। ठीक है, ये कौन से अधिकार में आता है, तो ये है आपकी स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है, सूचना का अधिकार, आप किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हो, किसी से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, आरटीआई एक्ट। ठीक है, सूचना का अधिकार तथा रंगमंच का इत्यादि, ये सब चीजें आती है। तो इंपोर्टेंट इसके अंदर है इंटरनेट, मीडिया की स्वतंत्रता, साथ में सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई लगाते हैं हम। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। फिर है 19(2), इसमें शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब तुम शांति से कहीं पर भी सभा कर सकते हो या सम्मेलन कर सकते हो। फिर है 19(3) के अंदर संघ या संगठन, आप कोई एक संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, उसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन देखो 97वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2011 के द्वारा सहकारी समितियों की गठन की स्वतंत्रता जोड़ दी गई है। क्वेश्चन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, सहकारी समितियों की गठन की स्वतंत्रता, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 1997। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011। 19(4) के अंदर निर्बाध रूप से भ्रमण करने की संभावना, मतलब किसी बाधा के बिना तुम कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हो, जम्मू कश्मीर जा सकते हो, लद्दाख जा सकते हो, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता, तुम कहीं पर भी निवास कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो। ठीक है, इसके साथ आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, तुम चाहो तो जम्मू कश्मीर में जाके क्या कर सकते हो, वहां पर भी काम कर सकते हो, यूपी में जाके काम कर सकते हो, कहां पर भी तुम आजीविका, अपना धंधा खोल सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है, पर इसके अंदर एक ध्यान रखना, 19 के अंदर अनुच्छेद नंबर 358, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि देश में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल नंबर कौन सा है, 352, इंपोर्टेंट है। 352, 356 और 360 बाद में पढ़ेंगे।
यदि देश में सशस्त्र युद्ध हो जाए उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई 6 मौलिक स्वतंत्रता स्थगित नहीं की जाएगी। जो ये अनुच्छेद नंबर 6 है, ये 19 अनुच्छेद 19वां अनुच्छेद है, उसके अंदर जो 6 अनुच्छेद है 1 2 3 4 5 है, इनको स्थगित नहीं किया जाएगा अगर आपातकाल लगता है तो, ठीक है। अनुच्छेद 352 की घोषणा कर दी गई तो, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद नंबर कौन सा बताता है? 358, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट देखते हैं, यदि अनुच्छेद 352 का प्रयोग युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर किया गया हो तो 19 में उल्लेखित 6 मौलिक स्वतंत्रताएं क्या हो जाएगी? स्थगित कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसे 359 बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 20 और 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। 20 क्या बोलता है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लो किसी व्यक्ति को, मान लो कोई अपराध किया है तो उस समय जो कानून के अंदर जो प्रावधान है ना उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या होगी? पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं कि उसके लिए अलग से कानून बना दिया जाए, ठीक है। फिर ऐसे ही एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, जैसे जजमेंट के बाद में जो निब तोड़ देता है ना जज, वो उसके बाद कोई पनिशमेंट नहीं, वो उसको वो भी नहीं बदल सकता, वो एक बार में एक ही सजा, दोहरे दंड का निषेध है, 2 बार उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। भाई कोड़े भी मार दो और डंडे भी मार दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसको बाध्य नहीं कर सकते, मतलब, ठीक है, कि खुद की गवाही खुद के विरुद्ध ही दे दे, नहीं देगा वो, ठीक है, वो मान्य नहीं है और बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 21 है जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि किसी भी अपराधी को विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको पूरा किए बिना उसको क्या कर सकते हैं? उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 21(1), अनुच्छेद नंबर 21(1) इसके अंदर आता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 2002। इसमें होता है क्या है कि 6 से लेके 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, RT के तहत राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखना, और यही बात भाग 4 के अंदर बताई गई है, भाग 4, ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद नंबर 45 इसके अंदर भी ये बताया गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, 2002 के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। मतलब संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में भी ये चीज थी, और ये चीज आर्टिकल नंबर 21(1) के अंदर भी बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अप्रैल 2010 से ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लागू किया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो आर्टिकल नंबर 21 है इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार भी बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार, ये ध्यान रखना। तो अलग से क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा का अधिकार ये कौन सा आर्टिकल है? तो 21(1), ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 22, यह है गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तार करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरफ्तार व्यक्ति को, तो कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा? उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना क्या है? अनिवार्य होता है, ठीक है। यात्रा का समय उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। गिरफ्तार करने से पूर्व गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा भाई गिरफ्तार, देखते नहीं मूवी के अंदर कई बार यार कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या करते पुलिस वाले? डंडे मार के सपाटे मार के ले जाते हैं, ठीक है, बताते नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी परामर्श लेने का अधिकार होगा, ठीक है, बोलते नहीं है मूवी के अंदर कभी भी मुझे मेरे वकील से बात करनी है, मैं अपने एडवोकेट से बात करूंगा, कानूनी सलाह लेगा ना, वो चीजें होती है, ठीक है। तो आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद अधिनियम है उसकी लागू होने की स्थिति में ये संरक्षण प्रदान नहीं होगा, ठीक है। अगर आतंकवाद का कोई अगर केस लग जाता है तो ये नहीं होगा, किसी शत्रु देश के व्यक्ति को भी ये संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। फिर है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये हो गए 19 से लेके 22, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने सारे बता दिए, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब बता रहा हूं मैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आता है 2 मेनली, कौन कौन से? 23 और 24, 23 और 24 दोनों याद है। 23 क्या बोलता है? अनुच्छेद 23 बोलता है बेगार तथा मानवीय दुष्प्रचार, दुर्व्यापार, मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जिसमें इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैफिकिंग के दौरान उसको ले जाया जाता है, इधर उधर भेज दिया जाता है, ठीक है। बालात श्रम का निषेध किया गया। दूसरा, अगर बोल दे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो यह है आर्टिकल नंबर 24, 14 से 24 ऐसे याद कर लो, ठीक है। कारखानों व अन्य जोखिम स्थानों पर कार्य का निषेध किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आते हैं 25, 26, 27, 28, 4 आते हैं। 25 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है, प्रचार प्रसार भी कर सकता है या आस्था रख सकता है किसी भी धर्म के अंदर, ठीक है। 26 का बोलता है कि धार्मिक संस्थानों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि कोई भी धार्मिक संस्थान का प्रबंधन कर सकता है, आर्टिकल नंबर 26। 27 बोलता है कि धार्मिक संस्थानों के लिए किया गया जो कर होता है, जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वो धार्मिक संस्थानों के लिए जो विकास के लिए इकट्ठा किया गया पैसा कर मुक्त होगा, ये हो गया आर्टिकल नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं
अनुच्छेद 28, राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोई धार्मिक कोई किसी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25, 26, 27 और 28 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी है। 25, 26, 27, 28। लास्ट में है संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, ये है 29 और 30। 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 के अंदर क्या बोलता है, जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और 30 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं माइनॉरिटी वाले, वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो जब भी अगर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो सीधा आपका कौन सा जाएगा, 29 और 30। तो ये हो गया आपके 12 से लेके 30 तक। ठीक है, अब बचा कौन सा, 31। 31 मैंने बता दिया, 31 के अंदर पहले संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, 301 के अंदर डाल दिया गया है। अब बचा 32। 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और संवैधानिक उपचारों के साथ साथ हम देखेंगे कि इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, इस तरह की 5 तरह की रीट जारी करती है। उन रीट को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक को समझेंगे और साथ में देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है उसका कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जैसे भी पॉइंट टू पॉइंट बात की, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।